नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की खुशहाली और खेतों की उन्नति के लिए एक और नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। दूसरी ओर इसका नाम भी रख दिया है। इस योजना का नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस योजना के तहत एक ग्राम पंचायत एक क्लस्टर मॉडल लागू किया जाएगा, जिसका मकसद खेती को प्राकृतिक तरीके से करना है और किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है। सरकार के मुताबिक हर क्लस्टर में 50 हेक्टेयर ज़मीन पर इसे बनाया जाएगा और कम से कम 125 किसान शामिल होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इशारों में ही सही लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद पर निशाना साधा है। मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर लिखा कि आकाश आनंद के दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से कुछ लोगों में बेचैनी दिखाई दे रही है। यही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ इशारा करते हुए मायावती ने उन्हें बरसाती मेंढक तक करार दिया है। गौरतलब है कि मायावती का चंद्रशेखर आज़ाद पर यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इशारों पर कोई निजी स्वार्थ में विधायक सांसद भले बन जाए, लेकिन इससे उस समाज का भला नहीं होने वाला है। यही नहीं, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से बहुत सारे लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। यह सीधा इशारा चंद्रशेखर आज़ाद पर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर कथित लव जिहाद के मुद्दे को लेकर सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के एक बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम जिम ट्रेनर्स को लेकर आपत्ति जताई है और कहा कि उन्हें बहनों को ट्रेनिंग देने का कोई अधिकार नहीं है। आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल के कई जिमों की सूची तैयार की जा रही है, जहाँ मुस्लिम समुदाय के ट्रेनर मौजूद हैं। इंदौर ने इस दिशा में जो कदम उठाया वह सही है। हम भी पुलिस को सूची सौंपेंगे और कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। एमपी में 1 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। इस फेरबदल में कुल 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कटनी और दतिया जिले के एसपी को भी बदल दिया गया है। कटनी के एसपी अभिषेक राजन और दतिया के एसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को भोपाल पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। गृह विभाग द्वारा इन तबादलों के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए गए हैं। तबादलों की सूची में कई अहम नाम शामिल हैं। प्रमोद वर्मा को सागर जोन से जबलपुर जोन का आईजी बनाया गया है। उमाशंकर यादव को छिंदवाड़ा जोन से जबलपुर जोन और पुलिस मुख्यालय भोपाल का जिम्मा मिला है। सुशांत कुमार सक्सेना को नारकोटिक्स विभाग से हटाकर भोपाल मुख्यालय में आईजी नियुक्त किया गया है। वहीं डीआईजी स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और इसके बीच स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2 जून को सुबह 8 बजे तक कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 3,961 है और कुल मौतों की संख्या 28 है। हालांकि केरल में एक्टिव मामलों की संख्या 1435, महाराष्ट्र में 506, दिल्ली में 483 और गुजरात में 338 हो गए। भारत में कोरोना के मामले में यह उछाल उभरते हुए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 के कारण बताया जा रहा है, जबकि JN.1 अभी भी प्रमुख स्ट्रेन बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में समय से पहले मानसून आ गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। यहाँ हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। लोगों को बाढ़ और जलभराव की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जून तक पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश जारी रहने का अनुमान है। इस आपदा से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सड़कें, पुल और बिजली की लाइनें टूटने से राहत कार्य में बाधा आ रही है। बाढ़ की सबसे गंभीर स्थिति मणिपुर के इम्फाल जिले में देखने को मिल रही है।
यहाँ राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और असम राइफल्स की मदद ली जा रही है। ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत सेना और असम राइफल्स ने इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बचाव अभियान तेज किया है। इनमें वांगखेई, हेंगंग, लामलोंग, खुरई, JNIMS और अहलूप जैसे इलाके शामिल हैं, जहां पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है। बक्सर के अहियापुर में बालू की गाड़ी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, वहीं 2 लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड के 3 आरोपियों ने आज बक्सर स्थित कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष यादव, पूर्व मुखिया मनोज यादव और बटेश्वर यादव शामिल हैं। कुर्की जब्ती की कार्रवाई से दबाव बढ़ने के बाद इन लोगों ने सरेंडर किया है। पुलिस ने बीते रविवार को हत्या में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को कोचस थाना क्षेत्र से लावारिस हालत में बरामद किया। इससे जांच की रफ्तार और तेज हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जवाबी कार्रवाई दुनिया ने देखी। इसके बाद भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 32 देशों में 7 अलग अलग सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे। इन डेलीगेशंस में सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व राजदूत शामिल हैं, जो बोगोटा, अमेरिका से लेकर बहरीन तक की यात्रा कर पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इस मिशन ने भारत का संदेश वैश्विक मंच तक पहुंचाया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया है। भारत का यह ग्लोबल मिशन अब तक काफ़ी सफल रहा। इसके जरिए न सिर्फ भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख रखा है, बल्कि वैश्विक समर्थन भी जुटाया है। कनाडा में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित हो रहा है, जिसमें PM मोदी के शामिल होने की संभावना न के बराबर है। यह 6 सालों में पहली बार होगा जब PM मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। सम्मेलन में शामिल न होने के पीछे भारत कनाडा तनाव और सुरक्षा चिंताओं को बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए PM मोदी के कनाडा जाने के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। न तो कनाडा ने PM मोदी के G7 में शामिल होने के लिए भारत को बुलावा भेजा है और न ही भारत इस बार सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा दिखा रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारत कनाडा तनाव को देखते हुए जब तक दोनों देशों के रिश्तों में सुधार नहीं आता, तब तक भारत की तरफ से ऐसा हाई प्रोफाइल दौरा संभव नहीं है। यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट देते हुए साइबेरिया स्थित परमाणु हमले में सक्षम बम वर्षक विमानों के बेलाया वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में रूसी वायुसेना के 40 से ज्यादा विमानों को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है। यूक्रेनी हमले के बाद कुछ विमान ऊंची लपटों के साथ धू-धू कर जलते देखे गए। इस हमले में 5 रूसी एयरबेस को नुकसान पहुंचने की खबर है। यूक्रेनी हमले की बड़ी बात यह रही कि उसके ड्रोन ने रूस में 4300 किलोमीटर भीतर जाकर वायुसेना अड्डे पर हमला किया। रूस के कई अन्य वायुसेना अड्डों पर भी हमले की सूचना है। इस बीच रूस ने भी यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के विभिन्न शहरों में 472 ड्रोन और 7 मिसाइल दागे गए हैं। यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर में भी 12 सैनिकों के मारे जाने और 60 के घायल होने की सूचना है। कनाडा में जंगल की आग बेकाबू हो गई है। कनाडा के 3 प्रांतों में 25,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। रविवार को जंगलों में कई जगह पर आग धधकती रही। आग के धुएं से कनाडा और अमेरिका के कुछ राज्यों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षित निकाले गए लोगों में से अधिकांश मैनीटोबा से हैं। आग के कारण मैनीटोबा में पिछले सप्ताह आपातकाल लगा दिया गया था। शनिवार तक मैनीटोबा से लगभग 17,000 लोगों को निकाल लिया गया है। अल्बर्टा में 1,300 और सस्केचेवान में लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारत पाकिस्तान में पिछले महीने सैन्य संघर्ष के कारण बढ़ रहे तनाव के बीच दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने सिंगापुर में
शांग्री ला डायलॉग के दौरान अपने अपने विचार साझा किए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे विरोधियों के लिए एक सबक है। शीर्ष वैश्विक रक्षा मंच की बैठक में दोनों पड़ोसियों के बीच जारी तनाव ने ध्यान आकृष्ट किया। भारत ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए घातक हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ में अपकमिंग बढ़ोतरी से $4.56 बिलियन यानी 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने अपनी एक नई एनालिसिस रिपोर्ट में यह बात कही है। 4 जून से लागू होने वाली हाई ड्यूटीज से अमेरिकी बाजार में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत के मेटल सेक्टर के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के एक्सपोर्ट में $587.5 मिलियन का लोहा और स्टील, $3.1 बिलियन का लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स और $860 मिलियन का एल्यूमिनियम और रिलेटेड आइटम शामिल थे। GTRI की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन कैटेगरी पर टैरिफ में बढ़ोतरी से अमेरिका में भारत की मार्केट हिस्सेदारी और प्रॉफिटेबिलिटी को चुनौती मिलेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल शुरू हो गया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में रविवार को इन आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज किया गया। चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल में आरोप दर्ज कराए हैं। ICT के प्रोसिक्यूटर गाजी मनोवार हुसैन तमीम ने डेली स्टार को यह जानकारी दी है। 12 मई को ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी ने हसीना के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें जुलाई 2024 में आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के दौरान 1500 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 25,000 से ज़्यादा घायल हुए। पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में कंजर्वेटिव उम्मीदवार करोल नवराकी ने जीत हासिल की है। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक नवराकी को 51% और उनके विपक्षी लिबरल वार्सा मेयर राफाल त्रजास्की को कम से कम 49% के आसपास वोट मिले। 42 वर्षीय नवराकी एक शौकिया बॉक्सर और पोलैंड के राष्ट्रीय स्मृति संस्थान के पूर्व प्रमुख हैं। उन्होंने पोलैंड फर्स्ट एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा। नवराकी की जीत प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की प्रोग्रेसिव और यूरोपीय समर्थक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। पोलैंड की संसद के पास मुख्य सत्ता होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कानूनों को वीटो करने का अधिकार है। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब IPL 2025 के फाइनल यानी 3 जून को RCB और पंजाब किंग्स का आमना सामना होगा। इस मैच में मुंबई की टीम ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए थे। इसके जवाब में पंजाब ने 19 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह इतिहास में सिर्फ दूसरी बार है जब पंजाब किंग्स फाइनल मैच में पहुंची है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 87 रनों की पारी खेल पंजाब की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स को 204 रनों का लक्ष्य मिला था। इसके जवाब में टीम की शुरुआत खराब रही, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। प्रियांश आर्य और जोश इंग्लिश ने पारी को संभालना शुरू किया था, तभी प्रियांश 20 रनों की कैमियो पारी खेल आउट हो गए थे। देखते ही देखते पंजाब ने 72 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे। IPL 2025 में रविवार को क्वालीफायर 2 खेला गया, जिसमें पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से शिकस्त दी। इससे पहले साल 2014 में टीम ने खिताबी मैच खेला था। इस सीजन का फाइनल मैच 3 जून को होना है, जहां पंजाब किंग्स का सामना बेंगलुरु से होगा। पंजाब किंग्स की ऐतिहासिक जीत में कप्तान अय्यर का अहम योगदान रहा। अय्यर ने 41 बॉल में 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 87 रन बनाए। इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच खिताब से नवाजा गया। अय्यर इस सीजन अब तक 16 मैच खेल चुके हैं, जिसमें लगभग 55% की औसत के साथ कुल 603 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक आ चुके हैं। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।